अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तैमूर इकबाल और दामान टीवी के प्रोग्राम पड़ताल से हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार असलम अवान साहब मौजूद हैं। और आज चूँकि 2022 27 अप्रैल बुध का दिन है, तो उस हवाले से सियासत के ऊपर भी काफ़ी हमारे पास सवालात हैं। तो सर, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे ये हो कि लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब को ये हुक्म दे दिया है कि वो वज़ीर आला पंजाब से यानी हमज़ा शहबाज से जो है वो हल्फ़ लें। तो उस हवाले से आप क्या देख रहे हैं इस मामले को? शुक्रिया तैमूर। ये तो केस जो है वो काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है और तकरीबन कोई 21-22 दिन हो गए हैं। पंजाब जैसा बड़ा सूबा चीफ मिनिस्टर के बगैर चल रहा है। इस पर हाई कोर्ट पहले भी एक वर्डिक्ट दे चुकी है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और आज उसके बाद एक दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने मूव की थी। कल उस पर बहस हुई और फैसला महफूज कर लिया गया था। आज फैसला सुनाया गया है कि गवर्नर पंजाब जो है वो 28 तारीख को हमज़ा शहबाज जो नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर है उससे हल्फ़ ले। अब देखना यह है कि वो अपना गवर्नर पंजाब जो है वो हल्फ़ लेता है या नहीं लेता है, ये कल पता चलेगा। क्योंकि पहले उसने डेविएट किया है, उसने आईनी तरीक़ाकार से भी डेविएट किया है और एक अपना हाई कोर्ट के फ़ैसले से भी डेविएट किया है। तो इसलिए अब पता चलेगा कि ये कल जो है वो क्या होता है, गवर्नर हल्फ़ लेते हैं या नहीं लेते। इस किस्म की बातें भी चल रही हैं कि वो शायद गवर्नर मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि उसको हटाने की समरी ऑलरेडी गई हुई है। तो उसको क्या ज़रूरत है इस चीज़ में पढ़ने की? वो मुमकिन है कि वो कल इस्तीफ़ा दे दें, और जब इस्तीफ़ा देंगे तो वो ऑलरेडी इन्फ्रेक्शस हो जाएगा केस। वो फिर कोई और नुमाइंदा सदर मुंतखब नहीं करेगा, अपना नामज़द नहीं करेगा, बल्कि फिर एक नए गवर्नर की आमद तक जो है ये सिलसिला इल्तवा में जा सकता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि कल क्या करते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो कि खालिसतन रियासती ओहदे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, वो अपनी पार्टी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि होता इस तरह नहीं है, दुनिया भर में इन मनासिब पर बैठे हुए लोग पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते और ना ही पार्टी के लाइन को लेते हैं, क्योंकि पार्टियाँ अपोजिशन में भी होती हैं, हुकूमत में भी होती हैं। तो ये जो मनासिब हैं सदर और गवर्नर के, जो आइनी मनासिब हैं, उसमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को और रिवायात को जो है वो फॉलो किया जाता है। सर, जैसे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है वो हल्फ़ उठा लिया है वज़ीर ख़ारजा का, तो इस पर ख़ारजा पॉलिसी पर क्या असरात हो सकते हैं और क्या एतमाद बहाल कर पाएंगे बिलावल? देखो, बिलावल भुट्टो का एक ख्वाब था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके जो नाना थे, जिसके वो वारिस हैं उसकी सियासत के। उन्होंने भी पहली दफ़ा जो है एक वज़ीर ख़ारजा के तौर पर अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया था और ग़ालिबन वो भी 35 साल की उम्र में या 32 साल की उम्र में वज़ीर ख़ारजा बने थे। तो ये उनका एक रोमांस था कि मैं, चूँकि ये उनका फॉलोवर है और उसका वारिस है, तो ये चाहता था कि मैं भी वज़ारत ख़ारजा से अपने कैरियर का गवर्नमेंट के कैरियर का जो है वो आगाज़ करूँ। तो आज उन्होंने कर लिया। बाकी रह गई ख़ारजा पॉलिसी। तो ख़ारजा पॉलिसी को सिर्फ वज़ीर ख़ारजा तो बनाता नहीं है, ना ही वो उसको हेड कर सकता है। ये एक ओवरऑल एक सिस्टम होता है वज़ारत ख़ारजा का। फिर हमारे यहाँ ख़ारजा पॉलिसी जो है उसमें और स्टेक होल्डर भी हैं, वज़ीर आज़म के अलावा और वज़ारत ख़ारजा के अलावा और भी स्टेक होल्डर्स हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास हमारी पॉलिसी पर फ़र्क पड़ेगा। अलबत्ता यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपनी सलाहियतें आज़माने का मौका ज़रूर मिलेगा। वो देखते हैं कि पाकिस्तान का केस जो है वो मग़रिब के ख़ास तौर अमेरिका के साथ जो इस वक्त हमारे हालात ख़राब हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ भी हमारे हालात ख़राब हैं, भारत के साथ भी हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो इन चार जो है ना बुनियादों पर चलती है। अमेरिका के साथ रिलेशन, यूरोपीय यूनियन के साथ रिलेशन, भारत के साथ रिलेशन और चीन के साथ रिलेशन। तो ये देखना यह है कि अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है इनमें बैलेंस किस तरह क्रिएट करते हैं, क्योंकि इंडिया के साथ हमारी जो है कुशीदगी बतदरीज बढ़ती जा रही है। और चाइना के साथ जो हमारे मामलात थे वो पिछली गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल ब्रेक लगा दी थी और वो एक जमूत का शिकार थी। सी पैक पे काम रुक चुका था, तो एक ख़ास किस्म का जो है जमूत था जो छाया हुआ था। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात पुल आउट जो अफ़गानिस्तान से हुआ है उसके बाद बिल नॉर्मल नहीं हो सके, बल्कि उससे भी 2-2.5 साल पहले से ख़राब हो गए थे। तो यूरोप जो है वो हमेशा अमेरिका को फॉलो करता है। तो इसलिए ओवरऑल जो हमारी ख़ारजा पॉलिसी या हमारे ख़ारजा मामलात हैं उसकी नज़ाकतें बड़ी उलझी हुई हैं। हालात बड़े हमारे लिए टेंस हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान एक आलमी तन्हाई का शिकार है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को हम देखते हैं कि वो किस तरह इन चीज़ों को ब्रेक करते हैं और मुल्क को जो है फिर एक मेन स्ट्रीम आलमी बिरादरी में वो मकाम दिलाते हैं जो इससे पहले था। ठीक है, बड़ी एक ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें हमें इस वक्त क्लियर कर दी हुई हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जो कि पासपोर्ट की वापसी का उनका केस चल रहा था कि उन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई थी पहले लाहौर हाई कोर्ट के पहले बेंच में, अब दूसरे बेंच में भी उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के दूसरे बेंच ने भी उनसे माज़रत कर ली है।
तो अभी उन्होंने मेरा ख्याल है तंग आकर अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली है। तो ये वजह क्या हो सकती है इसमें? ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ अदालतें, इलेक्शन कमीशन, नेब और ये आइनी इदारे जो हैं, ये इनको भी सियासत में घसीट लिया गया है और इनमें भी एक बहुत बड़ी पोलराइजेशन पैदा हो गई है, इनके अंदर ग्रुपिंग भी डेवलप हो गई है। वरना जो अदालत जो है 1 सेकंड लगाती है, 1 मिनट लगाती है किसी शहरी की बुनियादी आज़ादियाँ सल्ब करने के लिए, उसका पासपोर्ट सल्ब करने के लिए, उसकी मूवमेंट सल्ब करने के लिए, वो उसका एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट पर उसका नाम डालने के लिए, तो उसके बाद अब जब वक्त आता है उनको रिलीफ देने का, तो फिर उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये बड़ी बदकिस्मती है। मरीम नवाज़ जो है एक पॉपुलर लीडर हैं, एक बहुत बड़ी जमात की, बल्कि हुक्मरान जमात की जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये इस किस्म का एटीट्यूड जो जजेस का है, ये बड़ी बदनसीबी है हमारी कि वो इस मामले में फ़ैसला देने से ही इनकारी हैं। तो ये इस पर अफसोस ही किया जा सकता है, वरना ये कोई ऐसी बात नहीं थी। वो जो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट है उससे उसका नाम भी हटा दिया है गवर्नमेंट ने, तो अब कोई तुक्की नहीं बनती कि उसकी पासपोर्ट को ज़ब्त करके रखा जाए। तो पिछले रजीम में ख़ास तौर पर जो 2017 के बाद की जो सिचुएशन थी उसमें काफ़ी ज़्यादतियाँ की हैं अदालतों ने भी, ख़ास तौर पर एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो थी, अपना वो लेब कोर्ट्स जो थी, उन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं लोगों के साथ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। बेहतर होता कि उसकी तलाफ़ी की जाती है। अब अभी तक वो सारे के सारे मामलात उसी जगह पर फंसे हुए हैं। तो इसको हम बदकिस्मती कहेंगे कि एक मुल्क की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बड़ी जमात की लीडर जो है उसके साथ ये बिहेवियर और ये रवैया है, तो फिर एक आम शहरी जो है उसके साथ क्या होगा। ठीक है सर, ये बताइएगा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो है वो फिर एक बड़े एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं और अपने 20 लाख कारकुनान को जो है वो इस्लामाबाद बुलाने की उन्होंने हिदायत दे दी है। तो ये धरने का वो जो हम शुरू में देखते थे, इमरान खान साहब जो है वो अपनी सीट के लिए भी और जैसे भी वो धरनों का एक सिलसिला उन्होंने जारी किया था, अभी फिर से वही एक उसको रिपीट किया जा रहा है। तो इस बार कोई तब्दीली या कोई ऐसा चांस है उनके लिए बेहतरी के लिए, होगा क्या बेसिकली? देखिए, ये जो जलसे हैं, जुलूस हैं, धरने हैं, ये एक सियासी अमल का हिस्सा है। ये इमरान खान का हक़ है, वो करे और उसको करने भी चाहिए। अगर वो उसने पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स में इन रहना है, तो वो इस किस्म के काम तो करता रहेगा। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है धरने का, तो मुझे नहीं लगता कि इन धरनों में अब कोई जान रह गई है। जिस ज़माने में इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो अरूज पर थी 2014 में, तो उस वक्त उसके धरने में जो है वो 2000 आदमी भी शरीक नहीं हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख मोटरसाइकिल लेकर निकलेंगे लाहौर से। तो लाहौर में उनके पास 100-200 मोटरसाइकिल भी नहीं थे। फिर सारा रास्ता वो गए जीटी रोड से, तो हार्डली उसके साथ कोई 2-3 हज़ार आदमी जो है जमा हुए। फिर उसके बाद उसका धरना तवील चलता रहा 4 महीनों तक। तो 4 महीनों तक वो खाली कुर्सियों को खिताब करते रहे, ये हमने देखा है। हालांकि तमाम टीवी चैनल जो है उस पर फिक्स होते थे और 100% तमाम टीवी चैनल 24 घंटे राउंड द क्लॉक इमरान खान को दिखाते थे, उसका कंटेनर को दिखाते थे। नीचे कुछ भी नहीं होता था। नीचे शाम को कुछ 200-400 आदमी जमा हो जाता था। तो उस धरने का क्या इम्पैक्ट था? अल्टीमेटली फिर उसको निकलना पड़ा उससे, उसके लिए वो बहुत सी ट्रेजेडी भी क्रिएट हुई। तो अब भी मुझे नहीं लगता कि इमरान खान, अब आप देख लें कि इमरान खान के जितने भी जलसे हुए हैं वो बतदरीज डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। आज उसका जो लाहौर का प्रोग्राम था वो बिल्कुल 100 था, कोई उसमें 200-400 आदमी थे बड़ी मुश्किल से। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के उनके धरने कामयाब होंगे, या ये टैक्टिक्स जो इस किस्म के उसने सियासत के अंदर तशद्दुद के जो है मुतारफ़ कराए हैं वो कोई बराबर साबित होंगे। और अब तो इमरान खान वो इमरान खान नहीं है जो उस वक्त कुछ उम्मीदें थी, लोगों ने इसको टेस्ट नहीं किया था। अब तो ये टेस्टेड है। अब तो 4 साल, 4.5 साल जो इसकी हुकूमत है, लोगों ने देख ली है कि ये बिल्कुल डिलीवर नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। यानी एक धेले की लोगों को ना सहूलत दे सके हैं, न ही मुल्क के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट, आज 4.5 साल में एक प्रोजेक्ट भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू नहीं किया, बल्कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे थे उनको रिवर्स किया उन्होंने। CPEC जैसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो $60 अरब का जो है प्रोजेक्ट था, उसको इन्होंने रिवर्स कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की ये पॉलिटिक्स जो तशद्दुद की सियासत है या ये जो इस किस्म की एहतजाज की सियासत है, अब 21वीं सदी में इस किस्म की सियासत का दौर भी ख़त्म हो गया है। अब यह है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स चलती है। आप अगर कोई काम करेंगे तो लोग आपके साथ होंगे, काम नहीं करेंगे तो वो सोशल मीडिया आपके साथ होगा। जैसे जनरल मुशर्रफ को 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख आदमी ने सोशल मीडिया पर कहा था कि हम आपके साथ हैं, और वो लौट आया था, और उसके बाद फिर वो एक बड़ी मुश्किल तरीन मराहल से गुजर कर और बड़ी मायूसी और नाकामी के आलम में वो फिर वापस यहाँ से चला गया था। सर, ये यूटिलिटी स्टोर की आटे और चीनी की गैर मयारी होने की बड़ी शिकायत भी आ रही हैं, और एक तो ये इनकी टाइमिंग की समझ नहीं आ रही होती, कभी 9 से 4 बजे चले जाते हैं और एक मज़दूर जो है उसी को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आटे की, चीनी की। तो वो जब छुट्टी करके आता है तो उसके लिए कुछ नहीं होता, तो उसे खाली हाथ जाना पड़ता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब ऐसे क्या इक़दाम होने चाहिए आपकी नज़र में कि ये मामला बेहतर हो सके।
देखिए, ये जो यूटिलिटी स्टोर का सिस्टम है ये बहुत पुराना है, ये अब करप्ट हो चुका है। इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ मैं डेरा इस्माइल खान में कह रहा हूँ कि जितने लोग भी बैठे हुए हैं, उनका एक सिस्टम उन्होंने बना लिया। ये पुराने लोग बैठे हुए हैं, इनके पास ऑलरेडी जो असली और साफ़ सुथरा माल आता है उसको ये बेच देती हैं, और गैर मियारी और गंदा माल इनके साथ पास ऑलरेडी इस किस्म की चीज़ों में पैक पड़ा होता है और ये वहाँ दे देते हैं। उसमें भी फिर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों को मुश्किल में डालते हैं, डिस्करेज करते हैं कि लोग जो है वो सौदा सेल्फ लेने ना आए। और इससे भी ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठी है। डिप्टी कमिश्नर ने कभी पूछा ही नहीं कि क्या हो रहा है, कमिश्नर ने कभी पूछा ही नहीं कि क्या हो रहा है, एसी साहब जो है उसने कभी पूछा भी नहीं क्या होगा। अब ये इनकी सारी एक्टिविटी जो है सोशल मीडिया पर होती हैं, कभी ट्विटर पर कोई चीज़ डाल दी, कभी फेसबुक पर कोई चीज़ डाल दी, कभी डिप्टी कमिश्नर बाहर नहीं निकला, कभी एसी बाहर नहीं निकला, कभी कमिश्नर जाकर कभी डीसी ने इस वेयर हाउस का मुआयना किया है कि डेरा इस्माइल खान का जो इतना बड़ा वेयर हाउस है यूटिलिटी स्टोर का, उसमें क्या हो रहा है, कभी इस पर कुछ छापा मारा है कि इसके अंदर जो माल गैर मियारी पड़ा है ये वाकई पीछे से इस्लामाबाद से गैर मियारी माल यहाँ पर पहुँचा है, या इन्होंने खुद यहाँ पर मैनेज किया है इन चीज़ों को कि साफ़ सुथरा और मयारी सामान जो है वो मार्केट में भेज दिया, ब्लैक मार्केट में, और गंदा और गैर मियारी माल जो है उसमें पैक करके उसी उन्हीं डब्बों और उन्हीं बोरियों में और फिर लोगों को दिया जा रहा है। तो इसको कुछ चेक करने की ज़रूरत थी, लेकिन इंतज़ामिया चूँकि एक 2001 के बाद इनको जब जनरल मुशर्रफ ने जो है एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था नाज़मीन का, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ब्यूरोक्रेसी से पावर उसने ले लिया थी, उसके बाद से ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं करते, किसी किस्म का काम नहीं करते। इनको चाहिए कि ये अपनी ये डिप्टी कमिश्नरशिप छोड़ दें या फिर काम करें। अगर इनको ये पसंद नहीं है, ये अख्तियारात पसंद नहीं है, या ये जो मराहत हैं इनको वारा नहीं खाती, तो फिर छोड़ दें, अल्लाह अल्लाह खैर सर। लेकिन ये बैठे हुए भी हैं और कोई काम भी नहीं करते। आप देख लें शहर में क्या हो रहा है, मिलावट है, महंगाई है, चोर बाज़ारी है, सब कुछ है, तजावज़ात आप देख लें, शहर जो है अट गया है तजावज़ात से। आप गली मोहल्लों से, घरों से बाहर नहीं निकल सकते। गली मोहल्लों में हाथ रेडियो वाले जो है खड़े हैं, दुकानों के सामने। मेरे इमामिया गेट के अंदर आप चले जाएं, वहाँ पर तकरीबन 70-80 दुकानें हैं, उसके सामने 250-300 जो है हाथ रेडी वाला खड़ा होता है। सड़कें ब्लॉक होती हैं, ट्रैफिक रुकी हुई होता है हर वक्त। बाज़ारों में बिल्कुल यही सूरत हाल है। दुकानदारों ने अपने थड़े के ऊपर जो है बिठाया हुआ है, सामने गाड़ी हाथ रेडी खड़ी की हुई है, उससे 30-35 हज़ार रुपये किराया भी ले रहे हैं, और इंतज़ामिया बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकती, ना तजावज़ात हटा सकती है। तो ये जो अपना यूटिलिटी स्टोर का सिस्टम है, इसकी बसात लपेट देनी चाहिए, ये सबसे बेहतर है। इसके लिए कोई और रास्ता बनाया जाए, जिस तरह किसी ज़माने में डिपो सिस्टम होता था, हर मोहल्ले में एक अलग डिपो होता था यूब खान के ज़माने में, तो वो ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत ये यूटिलिटी स्टोर में। इसमें लाखों मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों का सिलसिला अलग चलता है, जिसमें से आधे तो आते ही नहीं हैं ड्यूटी पे, वैसे तनख्वाह लेते हैं, सियासतदानों के चहीते होते हैं, और आधे जो आते हैं वो फिर चोरी करते हैं। डिपो सिस्टम जो था वो इसलिए बेहतर होता था कि उसका एक लाइसेंस होल्डर होता था, उसका एक प्राइवेट किस्म का निज़ाम होता था, वो गवर्नमेंट से मिलने वाली चीनी और घी और आटा और ये सारी चीज़ें जो है पब्लिक को कंट्रोल पे देता था, वो सबसे बेस्ट था। अब ये जो यूटिलिटी स्टोर का निज़ाम है ये बिल्कुल नाकाम और बेकार है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम रिपोर्ट भी एक बना रहे थे, उसमें भी लोग ये कह रहे थे कि कोई तरतीब नहीं है, ख़वातीन और मर्द एक लाइन में खड़े होते हैं, तो जब नंबर आता है लोगों का तो पता चलता है कि घी भी ख़त्म हो गया और चीनी भी ख़त्म हो गई है। तो बड़े मसाइल हैं, आपकी बात ठीक है कि ये करप्ट हो चुका है। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा अहम सवाल ये भी है सर कि बिजली जो फ़ी यूनिट है वो 2 रुपये 87 पैसे महंगा हो चुका है, इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं? और ज़ाहिर है महंगी हो गई है तो लोगों के दिमाग में तो भी चल रहा होगा ना कि मौजूदा गवर्नमेंट की वजह से ये महंगी हुई है, या इस तरह का कुछ सियासी असरात क्या हैं? देखिए, ये जो बुनियादी पैदावारी यूनिट जिस तरह बिजली है, तेल है, पानी है, इनको जब इनके निर्ख बढ़ते हैं तो लामहला फिर सारी इसके बिजली से जो प्रोडक्शन जितनी होगी उसके भी रेट बढ़ जाएंगे। जितनी चीज़ें बिजली से पैदा हो रही हैं, तमाम मिलें बिजली पे चलती हैं, कारखाने बिजली पे चलते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं, होटलों का निज़ाम जो है वो बिजली पे चलता है, दुकानों का निज़ाम जो है वो बिजली पे चलता है। तो ज़ाहिर है फिर ये इसका इम्पेक्ट तो पड़ेगा, और गवर्नमेंट जो है उसको उसकी साख को काफ़ी इससे नुकसान पहुंचेगा। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जून तक जो है इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि बिजली के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो तकरीबन 20 जो है वो 28 में से 20 बंद थे, उनको इन्होंने दोबारा रिहेबिलिटेट कर लिया है। अब 8 बकाया रहते हैं। अब अगर 8 वो बहाल हो गए तो यकम से एक तो इन्होंने ये कहा है कि हम बिजली की जो लोड शेडिंग है उसको 0 पे ले आएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर बिजली की लोड शेडिंग 0 पे आ जाए तो कम से कम एक रिलीफ तो लोगों को मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि जून तक जो है जो नया बजट ये देंगे उसमें फिर बिजली की कीमतों और तेल की कीमतों को ये रिविज़िट करेंगे, और हो सकता है कि इसको कम करें, और इसके कम होने का इम्कान जो है होगा। अब फ़िलहाल उन पर चूँकि IMF का दबाव है,
उनके साथ मामलात इनको करने होते, तो IMF की तरफ से मुतालबा था कि बिजली और तेल की कीमतों को में इजाफ़ा किया जाए। तो उन्होंने तेल की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया, बल्कि अशिया ज़रूरिया जो है उसकी कीमतें भी कम की, आटे की, चीनी की, घी की कीमतें कम हुई हैं। बिजली की कीमत को सिर्फ इन्होंने बढ़ाया है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट जो है इन्होंने की है, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा इनकी पॉलिटिक्स पे, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर भी हुई हैं तो बैलेंस हो जाएंगी। सर पंजाब की तरफ जाएँ तो डीज़ल का एक बड़ा बहरान है, और चूँकि कटाई का मौसम भी है तो किसान जो है वो सरापा एहतजाज हैं। ये सिलसिला कब तक रहेगा आपके मुताबिक, क्या सिलसिला है ये? देखिए, ये तो एक अफवाह चली कि तेल जो है उसकी कीमतें, डीज़ल की कीमतें 50 रुपये पर लीटर बढ़ गई हैं, और उस अफवाह पे जो है जितने ज़ख़ीरा अंदोज़ थे, उन्होंने ज़ख़ीरा करने वाले थे, उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी और एक बहरान पैदा करते। तो इस किस्म के माफियाज़ जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर डेवलप हो गए हैं। पाकिस्तान का जो निज़ाम है वगैरह, उसके अंदर आप हर शोबे में देखेंगे, चाहे वो चीनी है, चाहे वो आटा है, चाहे वो तेल है, चाहे वो दूसरी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उसमें कुछ माफियाज़ जो है डेवलप हो गए हैं। इस तरह जो इसके जो एक सरकारी लाइसेंस होल्डर हैं इसके डीज़ल के, वो कोई थोड़े से हैं, 1000, 2000, 3000 होंगे, 8-10 हज़ार होंगे, लेकिन जो गैर सरकारी तौर पर जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू की हुई है वो तो कहते हैं लाखों में है। तो ये एक मसनूई बहरान है। गवर्नमेंट ने, हालांकि वज़ीर ख़जाना जो है उसने ऐलान किया है कि तेल की, डीज़ल की कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी, उसके बावजूद भी ये सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी। अब चूँकि कटाई का मौसम है तो थ्रेशर मशीनें चलती हैं, हार्वेस्टिंग मशीनें चलती हैं, वो सारी डीज़ल पे चलती हैं, तो उस पर वहाँ बहरान है वक्ती तौर पर। अब देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट तो खैर है नहीं, अगर वज़ीर आला हल्फ ले ले और कोई गवर्नमेंट वहाँ पर फार्म हो जाए तो उसके बाद हो सकता है कि इस पर काबू पा लिया जाएगा। सर बड़ा आखिरी और एक बड़ा अहम सवाल है ये कि अभी ईटा टेस्ट हुए, उस हवाले से SST जनरल फिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री के जो जितने भी जो थे, उसको हमें ये देखने को न्यूज़ ये आ रही हैं कि मनपसंद ख़वातीन को नवाजने के लिए उनकी दरख्वास्तें भी DO साहिबा ने, DO फीमेल साहिबा डेयर इस्माइल खान ने बुला ली हैं। तो जबकि ईटा के इश्तिहार में कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं थी, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये मामला है क्या बेसिकली? देखें जी, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि डेयर इस्माइल खान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, या हमारे जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, तो वो अपने खित्ते के राइट्स का दिफा नहीं करते, कभी भी नहीं करते। अब इस वक्त हमारे 5 MPA हैं और एक मिनिस्टर भी है, तो उनका कोई कभी उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं की कि डेयर इस्माइल खान के हकूक़ पर असम्बली में खड़े होकर कोई बात करें। तो ये बड़ी बदनसीबी है। इन्होंने चंद दिन पहले जो है एक इश्तिहार दिया जिसमें तमाम SS जो है उसके पोस्टें थी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्टें थी ख़वातीन की, उसमें इन्होंने फ़िज़िक्स, मैथ और बायोकेमिस्ट्री की जो है इश्तिहारात, वो जो इश्तिहार था उसमें नाम नहीं दिया। तो इसलिए जितने भी यहाँ डेयर इस्माइल खान के ख़वातीन थी जो बायोकेमिस्ट्री जिन्होंने किया हुआ था, जिन्होंने फ़िज़िक्स की हुई थी, जिन्होंने मैथ किया हुआ, तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। जब इश्तिहार में उनको दावत ही नहीं दी गई तो वो कैसे अप्लाई करते? तो उसके बाद सिलसिला था वो चल निकला, इम्तिहान हो गए, ईटा टेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब जो है जो है फीमेल जो है उसने कहा है कि वो एप्लीकेशन ले आए जो कामयाब हुए। अब कौन कामयाब हुआ है ये तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि किसी ने इम्तिहान तो दिया नहीं है। तो ये इस किस्म के काम जो है वो हर साल होते हैं, हर वक्त ये करते रहते हैं। डेयर इस्माइल खान के राइट्स जो हैं उसको हमेशा इस तरह वायलेट किया जाता है। और अब पता नहीं कि एजुकेशन सेक्रेटरी जो है उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, यकीनन उसकी होगी। और ये डेरा की जो हमारी DEO एजुकेशन है, इसको भी चाहिए था कि मकामी लोगों के राइट्स को वो प्रोटेक्ट करती है और यहाँ मेरिट पर जिन लोगों को भर्ती करती है, बजाय इसके कि मंजूर नज़र हों। और ये बिल्कुल ये प्रैक्टिस तो अब आम है कि पैसे लेकर जो लोगों को भर्ती किया जाता है, इस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर वो उनका जो इश्तिहार था उसमें अगर ये इनको बुलाया जाता, फ़िज़िक्स और मैथ और बायोकेमिस्ट्री के लोगों को, तो बिल्कुल लायक और मेरिट पर अच्छे लोग आ जाते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। ये बड़ी बदकिस्मती है। तो आज के इस प्रोग्राम की विसातत से वज़ीर आला और वो जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उससे हम दरख्वास्त करेंगे कि इस मसले को देखें, इसको रिविज़िट करें और जो हकदार हैं उन तक हक़ पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया आसम साहब। अक्सर ऐसे मामलात में एजुकेशन के जब भी ऐसे मामलात आते हैं तो हमेशा हकदार लोगों को जो है वो अवॉइड कर दिया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आज के पर्दाल प्रोग्राम से इतना ही। हमारे साथ मौजूद थे असलम अवान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। इनके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए इस अपनेपन की इजाज़त दीजिए कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।